हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कड़ी में मेरा एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित 2 वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। आज ये तीसरी वीडियो है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कि 1 या 2 पार्ट इसके और हमें बनाने पड़ें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक, प्रेसिडेंट की शक्तियाँ एक बड़े स्तर पर हम लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में राष्ट्रपति से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज जल्दी ही स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कुछ बातों को साझा किया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा, हमारी जो वीडियो होगी, वो होगी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियाँ, या हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रपति की संसद से संबंधित शक्तियाँ। राष्ट्रपति जी के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग वो संसद से संबंधित कार्यों में कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को आगे लेकर। कोशिश करूँगा कि इससे जुड़ी हुई सारी बातें आप लोगों को बता दी जाए। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79 का जिक्र करते हैं। अनुच्छेद या आर्टिकल 79, जिसमें बताया गया है कि संसद का स्ट्रक्चर, का निर्माण इन 3 भागों से मिलकर होता है, जिसमें पहले भाग में हमारा लोकसभा है, दूसरे भाग में राज्यसभा है, और इन दोनों के बीच में एक शब्द, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, पद, ये कौन सा होता है? राष्ट्रपति जी का होता है। यहाँ मैं आप लोगों को जल्द से जल्द बता देता हूँ कि लोकसभा को संसद का लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को संसद का अपर हाउस कहते हैं। इसको एक नाम से और पुकारते हैं, हम इसे टेम्पररी हाउस भी कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस भी कहते हैं। राष्ट्रपति को यहाँ पर प्रेसिडेंट, बहुत ही सामान्य सी जानकारी, कॉमन सेंस वाली जानकारी, लेकिन वो परीक्षार्थी जिनकी शुरुआत अभी पॉलिटी से हुई है उनके लिए ये बताना बहुत ही आवश्यक है। बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 में क्या लिखा जाएगा कि संसद के जितने भी सदस्य हैं, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति जी शपथ दिलाने का काम करेंगे। संसद के सभी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। संसद के सभी सदस्य मतलब लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, उनके पद की शपथ दिलाई जाएगी, उनकी गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। यहाँ अगर राष्ट्रपति चाहें तो अपने द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। बात अगर लोकसभा की हो रही है तो प्रधानमंत्री को आवश्यक रूप से शपथ दिलाएंगे,
लेकिन अन्य मंत्री और अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति वरिष्ठतम व्यक्ति होगा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं उसमें से किसी भी एक व्यक्ति को जो वरिष्ठ व्यक्ति है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त करते हैं। और ये जो वरिष्ठतम सदस्य है इसको हम एक नाम से भी पुकारते हैं, ये है हमारा प्रोटेम स्पीकर। ये हमारा प्रोटेम स्पीकर है, इसे नियुक्त करते हैं। तो इस काम को करने के लिए ये प्रोटेम स्पीकर हेल्प करेगा, मतलब संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने में हेल्प करेगा। सवाल आता है कि ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। स्पीकर हम लोग सदस्यों को बोलते हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे हम लोग स्पीकर भी बोल देते हैं। लेकिन ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये प्रोटेम स्पीकर अस्थायी होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है प्रोटेम स्पीकर, जो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जिसे चुन नहीं लिया जाता, तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। थोड़ा ध्यान देंगे बेटा अपने अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद है हमारा 331। ये 331 नंबर का अनुच्छेद क्या कहता है? वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुच्छेद 331 में क्या कहता है? अनुच्छेद 331 कहता है कि यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन, जिन्हें हम लोग आंग्ल भारतीय कहते हैं, वो निर्वाचित होकर नहीं आते हैं। यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन निर्वाचित होकर नहीं आते हैं तो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को उनके समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी ओर से मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। और जब से चुनाव भारत में होने शुरू हुए हैं, आम चुनाव हुए हैं, और तब से लेकर अब तक वर्तमान समय तक चुनाव में लोकसभा में कोई एंग्लो इंडियन जीत कर नहीं आया है, उनको मनोनीत ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का जो राष्ट्रपति जी का जो निर्णय होता है, ये निर्णय स्वयं विवेक पर निर्धारित नहीं होता। राष्ट्रपति इसे अपने द्वारा निर्णय लेकर मनोनीत नहीं करेंगे। एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। ऐसा करने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। एंग्लो इंडियन के बारे में मैंने पहले भी बताया था। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियन उन्हें कहते हैं जिनके पिता या जिनके दादा अंग्रेज थे, लेकिन उनकी जो माता है वो अनिवार्य रूप से भारतीय होनी चाहिए। ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा गया है। बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा, ये सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति जी से संबंधित हैं। अनुच्छेद 80 के तीसरे में क्या कहा गया है? लोकसभा के बाद अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की, कि राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है।
ये 12 लोग कौन हैं, किस फील्ड से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं? ये लोग साहित्य, कला, विज्ञान, या समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो निर्णय है ये भी स्वयं विवेक पर निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति ये खुद की इच्छा के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर ही काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं। ये भी अनुच्छेद 85 में है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के अधिवेशन बुलाए जाते हैं। इसी अनुच्छेद में हम लोग बात करते हैं सत्रावसान की। सत्रावसान का क्या मतलब है कि कोई भी सत्र चल रहा हो तो उस सत्र की जो है समाप्ति की जो घोषणा है, सत्र समाप्ति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और यहाँ एक बात और लिखी हुई है कि राष्ट्रपति चाहें तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति चाहें तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऐसा वो तब करेंगे जब वर्तमान सरकार या लोकसभा के सदस्य संविधान के लिखे गए नियम कानून के अनुसार अपने कार्य को संपन्न नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। या अन्य किसी स्थिति में जब राष्ट्रपति को लगे कि देश या किसी अन्य मामले में ऐसा करना उचित है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये तीनों बातें लगभग अनुच्छेद 85 में लिखी हुई हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 86 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, हमने 85 बताया कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं, जबकि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति अधिवेशन को, जो भी अधिवेशन वो बुलाएंगे उस अधिवेशन को संबोधित करेंगे, उस अधिवेशन को संबोधित करेंगे। और अपने संबोधन में जो शब्द, जो भाषण वो बोलते हैं, राष्ट्रपति जी बोलते हैं, ये भाषण कौन तैयार करता है? ये भाषण मंत्रिपरिषद तैयार करता है। मंत्रिपरिषद तैयार करता है। ये लगभग बातें अनुच्छेद 86 में लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। हमारा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जी प्रत्येक वर्ष अर्थात वर्ष के प्रथम सत्र को आवश्यक रूप से संबोधित करते हैं। ये सत्र प्रथम, दूसरा, तीसरा या अन्य, ये कौन कौन से होते हैं? हम लोग भली भांति जानते हैं कि वर्ष में 3 सत्र हैं लगभग। पहला जो सत्र होता है उसे हम लोग बजट सत्र कहते हैं। नंबर दूसरा जो सत्र है वो हमारा मानसून सत्र होता है। इसे हम लोग ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहते हैं। जबकि तीसरा हमारा शीतकालीन सत्र होता है। तो ये लगभग साल में जो 3 सत्र हैं, जिन सत्रों के बारे में बजट सत्र है, मानसून सत्र है,
तीसरा है शीतकालीन सत्र है। ये जो लगभग तीनों के तीनों सत्र हैं, इसमें से वर्ष के जो प्रथम सत्र को अर्थात बजट सत्र को राष्ट्रपति जी आवश्यक रूप से संबोधित करते हैं। यहाँ आवश्यक रूप से एक चीज़ और संबोधित की जाती है, और वो क्या है कि जब लोकसभा के बारे में अगर हम लोग बात करें, लोकसभा में चुनाव के बाद जब लोकसभा पहली बार गठित होती है, तो लोकसभा चुनाव के बाद जब भी उसकी पहली बैठक होगी, तो प्रथम बैठक को ये क्या करेंगे, प्रथम बैठक को ये संबोधित करेंगे। प्रथम बैठक को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। इसी अनुच्छेद में एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ये आवश्यक रूप से देखेंगे कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ये शक्ति भी राष्ट्रपति जी के पास है। बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद क्या कहता है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 111। ये अनुच्छेद क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की एक अन्य शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या उल्लेख किया गया है, इसे हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे, इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 111 में। अर्थात संसद से पारित होकर जो भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर क्या कार्य करेंगे, इस बात का उल्लेख लगभग अनुच्छेद 111 में है। और इस अनुच्छेद में ये नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति इस विधेयक को 2 दिन में क्लियर करके देंगे, 2 महीने में क्लियर करके देंगे, अर्थात टाइम लिमिट नहीं है। कुछ भी विधेयक को स्वीकार करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। अर्थात किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति का उल्लेख जो अनुच्छेद करता है, वो अनुच्छेद है 111। और स्वीकृति का मतलब है कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर जब कोई कानून, कोई बिल राष्ट्रपति जी के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर क्या कार्य करेंगे, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है। जब कोई विधेयक, कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति जी के पास जाता है, तो राष्ट्रपति जी के पास कुछ विशेष प्रकार की पावर होती है। उस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, उस पावर को हम लोग कहते हैं वीटो पावर। क्या कहते हैं उसे, हम उसे कहते हैं वीटो पावर कहते हैं। और ये वीटो पावर कितने प्रकार की होती है, ये वीटो पावर मैं अलग अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिफाइड वीटो। इसे हम लोग विशेषित वीटो पावर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब संसद से कोई भी बिल, जब बिल पर साइन करने के लिए राष्ट्रपति मना कर देते हैं, ऐसा मानकर चलते हैं कि अगर कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर राष्ट्रपति जी के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति इस बिल पर अपने साइन करने के लिए मना कर देते हैं कि और उस पर सिग्नेचर नहीं करते और उस फाइल को वापस कर देते हैं, लेकिन वापस जाने के बाद जब यही वाला बिल संसद में, जब यही वाला बिल संसद में जाकर दोबारा लगभग 2/3 बहुमत से पारित होकर वापस जाएगा, तो राष्ट्रपति
इस पर अपने साइन कन्फर्म करेंगे। राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे ही करेंगे। तो इसे कहेंगे हम लोग क्वालिफाइड वीटो। वैसे तो यह वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इतनी बात देख कर चलते हैं। अगली जो वीटो पावर है, अगली वीटो पावर कौन सी है? अगली वीटो पावर है एब्सोल्यूट वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो पावर, इसको हम लोग आत्यांतिक शक्ति भी कहते हैं। ये आत्यांतिक शक्ति क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एब्सोल्यूट पावर में लोकसभा और राज्यसभा से जब कोई बिल पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। और अगर इस वीटो पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति साइन करने के लिए मना करेंगे तो कोई भी जो बिल है वो अब एक्ट नहीं बनेगा, वो अब कानून नहीं बनेगा। और यह वीटो पावर राष्ट्रपति जी को प्राप्त है, एब्सोल्यूट वीटो। चलते हैं अब अपने अगले हेडिंग की तरफ, जिसे कहते हैं हम लोग सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो पावर, इसे कहते हैं हम लोग निलंबनकारी। इसे कहते हैं हम लोग निलंबनकारी पावर, सस्पेंसिव वीटो। यहाँ हम लोग क्या बात करते हैं कि जब बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, ऐसा ध्यान में रखें। जैसे कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से, यहाँ लिख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति जी उसे पुनर्विचार के लिए वापस कहाँ भेज देते हैं? उसे लोकसभा या राज्यसभा में भेज देते हैं। यह वीटो भी किसके पास है? सस्पेंसिव वीटो, ये भी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके बाद लास्ट एक वीटो पावर की बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो, और इसे शॉर्टकट में हम लोग हिंदी में जेबी वीटो भी कहते हैं, जेब में रख लेते हैं, ऐसा मानकर चलते हैं। तो जब कोई बिल राष्ट्रपति अपने जेब में रख लेते हैं, जेब का मतलब है कि अपने पास रख लेते हैं, ना तो उस बिल पर हाँ करते हैं ना उस बिल पर ना करते हैं, तो ऐसी वीटो पावर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो कहते हैं। यह वीटो पावर भी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। यहाँ राष्ट्रपति जी अपनी वीटो पावर का उपयोग तो भली भांति करते हैं, लेकिन वीटो पावर को उपयोग करते वक्त कुछ विधेयक, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जी अनिवार्य रूप से स्वीकृति देते हैं। अनिवार्य रूप से कैसे स्वीकृति देते हैं? अर्थात यहाँ हम लोग लिखेंगे धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक को छोड़कर यदि संसद संविधान संशोधन विधेयक भेजता है, धन विधेयक को छोड़कर यदि संसद, यहाँ सेपरेट लिख लेते हैं, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक अगर भेजता है तो उस पर वीटो पावर का उपयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकते। हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ। तो उस पर वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जी उस पर अपनी वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी को अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देनी होगी। आगे बढ़ते हैं। एक नोट और है छोटा सा, यही इसी से संबंधित लगभग।
ये नोट क्या है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में अगर हम लोग बात करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की जो ये पावर है, राष्ट्रपति की वीटो पावर को 1971 में एक संशोधन किया गया था। 1971 के 24वें संशोधन, 24वें संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि धन विधेयक को छोड़कर यदि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकते। ये मामला 1971 में 24वें संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग है यहाँ पर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसमें हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 123 की। यहाँ क्या बात करते हैं कि यदि, जैसे हमने 3 सत्र के बारे में बात की है, लेकिन इन तीनों सत्रों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी होता है, थोड़ा थोड़ा समय विश्राम भी दिया जाता है। तो यदि संसद का जो सत्र है वो नहीं चल रहा है, यहाँ हम लोग यही लिखेंगे, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और संसद सत्र की उपस्थिति में ना होते हुए भी अगर संसद नहीं भी है तो राष्ट्रपति देश हित में कोई अध्यादेश अपनी तरफ से जारी कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये कब होता है? एक तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, और जब राष्ट्रपति जी अपना अध्यादेश जारी करेंगे तो इसका प्रभाव वही होगा जो संसद के कानून के बराबर होगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्गत किया जाएगा उसका वही प्रभाव होगा जो संसद के कानून का होगा। अध्यादेश जो है, ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है, एक विधि है जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा अध्यादेश है वो वाद योग्य है, अध्यादेश वाद योग्य है जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और अध्यादेश की जो अवधि होती है ये कितने दिन के लिए लगभग होता है, इसको मान के चलते हैं हम लोग 2 सप्ताह तक ये प्रभाव में रहेगा। और जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब इस प्रकार के अध्यादेश को जारी किया जाता है। हमने कहा कि विश्राम चल रहा है, रेस्ट पर है, बंद है संसद, उसका कोई सत्र नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर एक वर्ड का यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा इसको देखेंगे और उस समय को, उस शब्द को बड़ी ही आसानी से हम लोग क्या बोलेंगे? विश्रांति काल। विश्रांति काल उस वक्त को बोला जाता है जब सत्र नहीं चल रहा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। थोड़ा समझ में आया होगा आप सब लोगों को, और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे भी राष्ट्रपति से संबंधित जो वीडियो हैं वो जल्द ही आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और यदि संभव हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें। यदि किसी टॉपिक, किसी लाइन या किसी नियम या अनुच्छेद से संबंधित कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अपनी जानकारी के अनुसार जल्द से जल्द आपको उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।